अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर और आपको वेलकम करती हूं हमारे शो गपशप में। माय नेम इज़ यूनुस खान और मैं भी आपको वेलकम करता हूं हमारे शो गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। ओके जी। आपने वेलकम नहीं किया? नहीं, आप लोगों ने इतना वेलकम कर लिया, मैंने कहा नहीं। अच्छा, अच्छी बात है। काफी है। ओके जी। ऑकवर्ड पॉज। जी। सो क्या आज के दिन जो है वो एक्साइटिंग होने जा रहा है? कौन बताएगा? एक्साइटिंग तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में होने जा रहा है। ओहो। जब दो मुल्क आपस में टकराए और दोनों मुल्कों की कभी भी ना बने। मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी कुछ मुल्कों का है 36 का आंकड़ा। तो मैं बात कर रही हूँ टर्की और अमेरिका। ओके। अच्छा, अब क्या हुआ? जी अब क्या हुआ? अभी तो हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ जनाब। देखिए आगे आगे होता है क्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टर्की के साथ पाकिस्तान के हालात जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे। इमरान खान साहब की हुकूमत में जितना टर्की के साथ हमारी भाईचारगी दोस्ती दिखाई दी है उतना हमारी और मुल्कों के साथ भी दिखाई दी है, बट टर्की के साथ हम बहुत फोकस, टर्की और मलेशिया के साथ बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की हुकूमत के ताल्लुकात बहुत अच्छे, और अफगानिस्तान के साथ भी अब। लेकिन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान, वो हमेशा से शेर रहे हैं। मतलब उन्होंने हमेशा से, उनको जो समझ आया है उन्होंने किसी के प्रेशर में आके अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ, अनम बात कर रही है, या कोई भी नॉर्मल इंसान बात कर रहा है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि तैयब एर्दोगान जो टर्की प्रेसिडेंट है वो अपनी स्टेटमेंट को लेकर बहुत ब्लंट है, और होना भी चाहिए। जो भी वो बिलीव करते हैं वो हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं। उनसे मुनाफकत की ना ही हमें उम्मीद है और ना ही वो मुनाफकत कर पाते। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका में कंपनी है हेडलॉक मार्टिन, और इस कंपनी का जो काम है वो पूरी दुनिया में F-सीरीज़ जो तैयारे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-16 हो गया, F-17 हो गया, F-35 हो गया, ये इनकी बेस्ट सीरीज़ है और ये कंपनी जो है ये तैयार करती है। टर्की का मुआहदा हुआ अमेरिका के साथ कि हमें F-35 तैयारे चाहिए, और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया में मशहूर है, और अमेरिका और पाकिस्तान भी ये जानता है कि टर्की के खुद के पास F-16 के बेस्ट तैयार है। लेकिन दौरे जदीद के हिसाब से उनको उन तैयारों को बेस्ट करना था, तो उनको उसके लिए किट चाहिए थी, जो तैयारी की किट्स होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये आप प्रोवाइड करके दें, और अमेरिका ने पैसे ले भी लिए। ठीक है, अमेरिका ने पैसे ले लिए। पैसे अमेरिका ने पहले लेकर बाद में जब जो बाइडेन की ये गवर्नमेंट आई, तो वो जो स्टेटमेंट था कि आपने पहले पैसे ले लिए और बाद में वो मुकर गए, उन्होंने अपना जो रीज़न दिया, रीज़न तो अमेरिका हमेशा से कोई ना कोई इसका रीज़न होता है, क्योंकि अमेरिका कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। जो उसकी सुपर नेशनल पावर वाली वो जो एक है ना साइकी, कोई मुल्क भी अपना एयर डिफेंस अमेरिका से ज़्यादा बेहतर ना बना सके। अच्छा। और इसी वजह से जो इस इतवार वाले दिन, जो इस संडे को इटली के शहर रोम के अंदर G20 मुल्कों का इजलास हुआ, तो हुए जो बाइडेन और तैयब एर्दोगान आमने सामने। अब जब आमने सामने हुए तो तैयब एर्दोगान ने तो कहा कि आप क्या बात करेंगे इंसानियत की, या आप किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आप तो अपने वादों पे पूरा उतरते ही नहीं, आपने पैसे लिए। और उन्होंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहा कि अब तो मैं अपने पैसे भी लूँगा और F-35 जो तैयारे हैं वो भी लूँगा। और इस टाइम इतना गर्मा गर्मी का जो माहौल चल रहा है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि टर्की और अमेरिका की कभी नहीं बनी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2023 में टर्की के ऊपर जितनी पाबंदियां लगाई गई थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जब दो कंट्रीज आपस में आमने सामने होती हैं और दोनों कहीं ना कहीं पावरफुल होती हैं, तो अल्लाह ही खैर करे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका शुरू से ही अपनी ज़ुबान दे के मुकर गया। वो कभी भी अपने लफ्ज़ों पे, क्योंकि अगर पुरानी, हमने ऐसे बहुत सारे पिछले शोज़ में भी बात की, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के पैसे ले लेते हैं और उसके बदले में वो जिस चीज़ का मुतालबा होता है वो नहीं देते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि आप, क्योंकि अब टर्की को उन्होंने जहाज़ तो देने नहीं है, पैसे उनसे वो ले चुके हैं, तो टर्की ने अब रशिया से कांटेक्ट किया और रशिया को बोला है कि आप हमें S-400 का दफाई निज़ाम दें। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि आप उनसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि पैसे आपने तो पैसे ले लिए, लेकिन अब आप हमें जो चीज़ चाहिए बदले में आप वो दे नहीं रहे हो। तो अब रशिया से जब डिमांड की जा रही है कि हमें आप दें S-400 तैयारी के दफाई निज़ाम, तो वो अमेरिका ने बोल दिया बहुत क्लियर कि आप उनसे नहीं लें। अगर आप उनसे लेंगे तो हम नहीं देंगे। मतलब आप यहाँ से भी जाओ, वहाँ से भी जाओ, आप कहीं से कुछ ना लो, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी भी मुल्क का अगर ये एयरफोर्स का सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो मतलब
जंग होती है, जंग में यही सब चीज़ें तो यूज़ होती हैं, और अगर आपके पास तैयारे हैं, अच्छे फाइटर जेट्स हैं, और इससे वो स्ट्रांग हो जाएगा, और उसकी उस चीज़ को कमज़ोर करने के लिए ये पॉलिसी खींची जा रही है कि हम उनको जहाज़ नहीं देंगे और हम भी ना दें और वो मुल्क किसी और से भी ना ले। तो ये अमेरिका की साजिश है, जानबूझ के किया गया। अमेरिका आज तक कोई जंग जीता नहीं है, ठीक है। आप जैसे कहती हैं भगोड़े हर जंग से भागे हैं वो। आप दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस ले आए, बेस्ट आर्मी ले आए, बेस्ट नेवी ले आए, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। वो जो जज्बा है ना लड़ने का, जिहाद का जो जज्बा है मुसलमान के पास, वो इनके पास नहीं है। तो तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, यस, एंड यू नो व्हाट, कि अल्लाह ना करे कभी अगर जंग होती है तो वी नो कि हु विल द विनर, इवन दो अगर उनके जहाज़ कम है, डिफेंस वीक है एज़ कम्पेयर टू यूएस, बट अल्लाह ना करे, लेकिन अगर जंग होती है तो 100% आई एम श्योर कि तुर्की जीतेगा। और रीज़न भी दिया है, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि रीज़न भी ये दिया गया है कि जब कहा गया है टर्की की तरफ से, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या जितने सफ़ीर जो है वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो बाइडेन की जो सफ़ीर है उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए भी प्रोवाइड नहीं करके देंगे क्योंकि आप हमारे दुश्मन मुल्क से जो है दिफाई सिस्टम ले रहे हैं। तो दिफाई सिस्टम तो उन्होंने बाद में, जैसे कि अनम ने बताया, वो तो बाद में डील हुई ना, पैसे तो कब से दिए। अगर मेरी आपके साथ कोई कमिटमेंट है और बाद में मेरी किसी और के साथ कमिटमेंट होती है, तो पहले तो आपके साथ कमिटमेंट थी, आप अपनी कमिटमेंट मुझसे तुर्की ने गलती की ना, उन्होंने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए यूएस पे। मतलब वही है कि आजमाए को आजमाना बेवकूफ़ी है, एंड यूएस इज ऑलवेज दिस कि ड्यूल स्टेटमेंट्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, कमिटमेंट तोड़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ की, तोड़ी। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट मी ऐड समथिंग। देखें, कायनात ने बड़ी अच्छी बात की कि ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनी। जिस तरह की हम कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं बनती, इसी तरह की इनकी भी नहीं बनती। टर्की एक ऐसा मुल्क है, और ख़ास तौर पर रजब तैयब उर्दवान एक ऐसे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अपना कोई बयान या उनका जो नज़रिया है वो रखते हैं, चाहे वो यूएन में हो या किसी भी दुश्मन मुल्क के अंदर भी वो खड़े हुए होते हैं ना, तब भी वो उनका एक स्टेटमेंट होता है, वो बड़ा साफ नज़र आता है। जैसे फ़लस्तीन के मामले पर भी जो है वो खुली तरह से उन्होंने जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया, फिर कश्मीर के मामले पर खड़े हुए, और अब जो है वो अफगानिस्तान के मामले पर भी रजब तैयब उर्दवान अच्छे से खड़े हो गए। एंड प्लस व्हेन इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी, एंड ही वाज देयर विद पाकिस्तान, सपोर्टिंग पाकिस्तान। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, देखें, जब भी हम बात करते हैं ना, इंटरनेशनल जितने मुल्क होते हैं उनकी बात करते हैं, उनमें अगर टर्की नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, यही जो है चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान नहीं डरता, हमें अगर कहीं, मतलब हमें अगर कोई खुली चैलेंज देता है तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के जो है वो काबिलियत रखते हैं। तभी हमें अगर कोई, ये जितनी भी मीडिया पर आकर लोग जो है वो लिफाफा सहाफ़ी होते हैं, वो धमकियां दे रहे होते हैं कि वॉर कर देंगे, हवाई जहाज़ की तरह वो उड़ाएंगे, आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, तो हमने, पाकिस्तान ने जिस तरह से हमेशा जवाब दिया, इसी तरह से टर्की की जो फौज है उन्होंने भी जवाब दिया। अमेरिका के साथ क्यों नहीं बनती इनकी? अमेरिका और टर्की की जो बेसिक जंग है वो ये है कि रशिया जो है, रशिया उसके साथ, अमेरिका के साथ नहीं बनती, लेकिन ये चीज़ कभी भी सामने नहीं आती। एक होता है ना कि आप मैं रशिया को सामने रखती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे टारगेट करना है इस मुल्क को। तो इसी तरह से जब भी ऐसा होता है तो बेसिकली जो एक सिनेरियो, जैसे चीन है, चीन की टर्की के साथ बनती है, लेकिन अमेरिका की जो है वो चीन के साथ भी नहीं बनती। इसी तरह से जो भारत के साथ है, हाँ, क्योंकि वो अपने आप को बहरहाल सुपर पावर समझते हैं, उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर कोई नहीं आना चाहिए। और अमेरिका की एक और अंदर की बात है, अंदर की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि अमेरिका ये सोचता है, उनका एक थॉट है, उनका ये है कि किसी भी मुल्क में जंग छेड़ दी जाए। क्यों छेड़ दी जाए? जब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा था, उस वक्त भी जो अमेरिका का एक, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनका पॉइंट ये था कि यहाँ पर इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा मामला छेड़ा जाए जो कि कभी भी ना सॉल्व ना हो। उसका रीज़न है, इनको जब हथियार खरीदने होंगे ना तो वो अमेरिका की तरफ आएंगे, तो इकनॉमी जो बनेगी वो अमेरिका की बनती जाएगी। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच ये छोड़ दिया। सऊदी अरबिया में उन्होंने दूसरा पॉइंट छोड़ दिया है, मैं बताऊंगी नहीं, समझने वाले समझ गए। सऊदी अरबिया की बात है तो अंदर की बात है नहीं, ये सबको पता है।
कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हाँ, है। लेकिन वो गलत ये करते हैं कि वो लोग जो है वो पॉइंट कोई ना कोई रखते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, बूस्ट हो। लेकिन जो मामला मतलब एक होता है ना क्रॉस कनेक्शन, वो क्रॉस कनेक्शन बेसिकली जो है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान। अच्छा बहुत सना, वैसे भी कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ। मतलब बच्चों अगर वाली बात टर्की अपने फायदे के लिए या अपनी मुल्क की इकोनॉमी या अपने मुल्क के दिफा के लिए कोई चीज करना चाहता है, अपनी एयर डिफेंस के लिए कुछ करना चाहता है और उसने रशिया के साथ डील किया तो वो तो पैसे दे रहा है, रशिया ने भी उस पर एहसान नहीं किया। तो अमेरिका का सो कॉल्ड जो हम कहते हैं ना कि नजरिया कि आप इससे नहीं ले सकते, इससे नहीं ले सकते, ये हमेशा हर मुल्क के साथ यही करता है। क्या इसने इंडिया के साथ किया, क्या पाकिस्तान के साथ जरा से ताल्लुकात खराब होंगे तो इंडिया के साथ अच्छा बना लेगा, इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो पाकिस्तान। और इसी बात पे हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर, और जो आपने दिखाना है ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा बिफोर द ब्रेक कि बेचारा अमेरिका की कोई गलती नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जिसको आपने पैसे दिए होते हैं, यार ये चीज़ें ला देना, वो कहते हैं ना मैं खर्च कर दिया यार, मैंने बीवी को शॉपिंग करा दी। ये वो अमेरिका है, उसने अपनी बीवी को शॉपिंग करा दी, इसलिए तुर्की वाले पैसे वो खा गए हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वजह से मुझे लगता है शॉपिंग करा दी। इसी बात पे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो कि हमें कायनात ने अवेयरनेस के तौर पे हम सबको बताया। वाकई में ये सारी चीज़ें जो कायनात ने हमें बताई हैं हमें नहीं भी पता होती। समटाइम चीज़ें जो ऐसी न्यूज़ होती हैं हमें नहीं भी पता होती, मीडिया के थ्रू बहुत देर से हमें पता चलती हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ एक ऐसी ही बात शेयर करना चाहूँगी। कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल तक जो है वो उन्होंने ड्रोन्स के थ्रू लंग्स को उन्होंने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसप्लांट किया। सो ये जब ये सर्जरी होने की तैयारी चल रही थी, उससे पहले ये प्लानिंग चल रही थी कि बाय रोड अगर वो लोग इस चीज़ को करते तो बहुत लेट हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने ड्रोन्स के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया कि कितना टाइम जो है वो कंज्यूम कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उनकी अकॉर्डिंगली कि ये बहुत अच्छा रहा हमारे लिए कि टाइम हमारे लिए जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो कितनी ट्रैफिक मिलती है, बाय रोड अगर जाते हैं तो कितनी ट्रैफिक मिलती है। तो ये ड्रोन्स के थ्रू हुआ है तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि एक नई चीज़ जो है वो मार्केट में लॉन्च हो रही है। नहीं, एक टाइम ये भी आएगा कि जो बच्चे हैं ना स्कूल में, अम्मी भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल तो ड्रोन के थ्रू भेजेंगे। आई विश कि हम भी ऑफिस में जो है वो ड्रोन्स के जरिए आने लगे। नहीं, आपका वजन ज्यादा, ड्रोन नीचे आ मेरा वजन ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है, इंसाफ करें आप लोग खुद, मेरा वजन ज्यादा है। लेकिन अर्शिया, आपकी इस न्यूज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसानी जानों की, क्योंकि अगर देखा जाए कि लंग्स को ट्रांसफर तो जो पेशेंट है और जिसको ट्रांसप्लांट करना है तो क्विकली हो जाएगा। अगर आप इंसानी जानों को इसी तरह की टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ इंसानी जानों के लिए अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल लोग अच्छे वे में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे जो है नुकसान। डेंजरस भी है कायनात। ड्रोन जो मोस्टली ड्रोन्स हैं उनको परिंदे अटैक करते हैं, तो ये अब वो पता नहीं किस लेवल का ड्रोन हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक बॉक्स है उसमें लंग्स हैं और मतलब वो कितना सेफ गार्ड करके होंगे। जो बड़े ड्रोन्स हैं वो भी गिर जाते हैं, हल्का सा टकराए किसी के साथ, किसी भी बर्ड के साथ तो ठक करके ड्रोन गिरता है। बट ये कोई ना कोई सेफ्टी हुई होगी। ऑब्वियसली कोई, मेरे ख्याल से 2 ड्रोन और साथ चल रहे होंगे। नहीं, इतना बड़ा अगर उन्होंने काम किया है तो आई गेस सेफ्टी मेजर्स लेकर ही किया होगा। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो मैनकाइंड के लिए किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आप लोगों का ओपिनियन होना है इस पर? मैं सिर्फ थोड़ी सी बात इसमें जी ऐड आप ऐड करूंगी, करें, जैसे फिर कि मैं इससे एक बात आपको बताऊंगा टेक्नोलॉजी की। जैसे ये कायनात ने अभी बात की कि वाकई में ये ऑपरेशन लेट सपोज हो रहा होता है तो एक हार्ट और दूसरे हार्ट में ट्रांसफ़र करना, वो 7 पेशेंट्स होते हैं तो तब आप लोग उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये ड्रोन्स के थ्रू इसलिए हुआ है कि इमरजेंसी होगी और फौरी तौर पे अगर किसी पेशेंट को बचाना होगा तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अगर ये चीज़ जा रही है तो इट्स गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जिस तरह से, जिस रफ्तार से हमारी सारी चीज़ें जदीद होती जा रही हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम यहाँ पर बैठे हुए और कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ड्रोन के जरिए ये यूसुफ को ये मैं यूसुफ नहीं हूँ, मेरा नाम यूसुफ नहीं है, राना साहब यूनुस है। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर ऐसी कि आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि क्या आप अपने फेस के राइट्स किसी कंपनी को सेल करना चाहेंगे? फेस के राइट्स, आपके फेस के जो राइट्स हैं, आई विल नेवर एवर डू दिस। 1 लाख पाउंड्स नेवर। नहीं, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। यूके कंपनी ने ये एक ऑफर की है और उसमें उनकी टैगलाइन है काइंड एंड फ्रेंडली फेस।
उसमें क्या होगा कि वो एक ह्यूमन रॉइड्स रोबोटिक्स उनके ऊपर फेस लगेगा आपका एंड इट विल बी सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड्रॉयड जैसे हमारे फोन एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड रोबोट्स बनेंगे बट विद द ह्यूमन टच। हैविंग सेड दैट, ये रोबोट्स जो बना रहे हैं इनका मकसद ये है कि जो एल्डरी होम्स हैं, जो ओल्ड एज होम्स हैं, उधर हेल्प करने के लिए रोबोट्स बनेंगे। बट वी नेवर नो कि किस मकसद से बन रहे हैं बिकॉज इट्स टू सून क्या। लेकिन ऐसा ये भी हुआ कि गूगल ने एट टाइम लाइक 2-3 years बैक, मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज़ पढ़ी कि गिफ्ट कार्ड्स देके $7 का गिफ्ट कार्ड देके आपके जो फेस के राइट्स हैं वो खरीद रहे थे। ऐसे बहुत सारे दूसरे फेसबुक भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फेस की प्राइवेसी एंड कंसर्न, तो फेसबुक ने भी एक बहुत बड़ा नेम तो चेंज हो ही चुका है, जिससे आप लोग सब जानते हैं, हमने पिछले शोज में बात भी की है। लेकिन एक बड़ा अहम प्राइवेसी के हवाले से उसने अपना फीचर अपग्रेड किया है या चेंज किया है। उसमें जब भी हमें कोई टैगिंग करता था तो एक नोटिफिकेशन जारी होता था कि फलाना कोई भी XYZ आपको टैग करे, आपके फेस से कोई भी मिलती जुलती पिक्चर होती थी या आपकी अपनी भी होती थी तो आपको उसका पता चलता था, नोटिफिकेशन आता था। लेकिन अब वो जो फेस रिकॉग्निशन वाला फीचर है फेसबुक का, स्पेसिफिकली इस फीचर की बात करी हूँ, उसमें बहुत मेजर चेंज आया है। I'll add to this, इसमें थोड़ी क्लैरिटी ले आऊँ कि पहले तो मेटा जो है दैट इज़ द बॉस नाउ, उसके बाद ब्रांचेज हैं फेसबुक, तो फेसबुक का तो नाम चेंज नहीं किया, इवन तो मेटा का एक नया साइन बन गया इन्फिनिटी का। नंबर 2, फेशियल रिकग्निशन जो एक इनका टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर आपने कोई फोटो अपलोड की हो, जैसे मैंने अनम की फोटो अपलोड की, तो अनम के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि वी थिंक दिस माइट बी योर पिक्चर, तो आप खोलते हैं जी ये मेरी फोटो, तो आप कहते हैं ओके टैग करवा दो। वो काट रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं ये चीज़ बिकॉज प्राइवेसी कंसर्न्स हैं लोगों को बहुत सारा। कि अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी हूँ और आपने फोटो खींची, अनम की खींच रही थी, मैं कहीं पीछे दिख रहा था और वो भी फेशियल रिकग्निशन की वजह से फेसबुक मुझे टैग करने लग गया, इवन दो आई डिडंट वांट टू बी इन दैट पिक्चर। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी की US वगैरह में, क्योंकि उनके लॉ स्ट्रिक्ट हैं, इम्प्लीमेंटेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी कहिए। यूनिस, वैसे मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि जो फेसबुक पे लेडी थी जिन्होंने काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी का फेसबुक के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पोस्ट पे रही हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा था कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो डेटा जो है बेचते। आई एम जस्ट सेइंग इट कि ये चीज़ें भी कहा, ये जो इतनी प्राइवेसी और ये चेंज करेंगे, ये चेंज करें, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग के जो केसेस हैं अमेरिका में, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रिक्ट लॉ है, तो डेटा बेचने पर भी, और कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस में कहीं ना कहीं जिताना भी जो है, ये सारा डेटा जब आप लीक कर देते हैं तो ब्लैकमेलिंग वाला भी थोड़ा सीन था। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में अब इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि जब एक चीज़ के ऊपर टारगेट किया जाता है तो फिर 10 चीज़ें खुलती हैं। नहीं, प्लस ये देखें फेसबुक की तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा हुआ है कि वी माइट यूज योर डेटा। ये देखें हर चीज़, हमारा फ़ोन, आपके फ़ोन को कैसे पता चला कि अभी हम बैठे हुए यहाँ पेट्स की बात कर रहे हैं और 2 मिनट बाद आप अपना फ़ोन खोलते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको पेट की वीडियोस आ रही हैं। एडेप्टेशन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो तो बहुत टाइम से आपकी प्रोफाइल बन रही है ना। प्लस एक और चीज़ है, आपने अगर अपने फ़ोन में अलाउ किया हुआ है या अपने सिस्टम में अलाउ किया हुआ है, PC या लैपटॉप में कुकीज़ आता है, कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो कहते हैं क्या डू यू अलाउ दीज कुकीज़। अगर आप जब येस करते हैं ना तो आप पूरा गेट खोल देते हैं अपने लैपटॉप का फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। फिर आपका पूरा जो आपकी हिस्ट्री है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री है, इंटरनेट पे आप क्या सर्च करें, आपकी प्रोफाइल बिक रही है। अच्छा, अगर आपका वो एक चीज ऐड कर दूं, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट लीक होती है, अगर मैं चाहूं मुझे पता चले कि अनम कितना कमा सकती है, हमारे मुल्क में होता है ऐसा, दैट इज इलीगल बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है। मुझे अनम की बैंक स्टेटमेंट देखनी कि कितना कमा लेती है, अब ये मेरा एक टारगेट कस्टमर बन गई है, उसके हिसाब से मैं इनको चीजें बेचूंगा। एट टाइम्स ऐसा होता है, आपको SMS आता है फ्रॉम डिफरेंट नंबर कि ये क्लोथिंग, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल आई हुई है स्पेशली वुमेन के। आता है। आपने तो कभी अपना डाटा या नंबर कहीं नहीं लिखवाया होगा, क्यों आ रहा है? प्लस अगर बहुत सारे स्मोकर्स हैं, उनका डाटा चला जाता है, हाउ डू दे नो कि दे आर बाइंग सिगरेट्स? तो देयर सो मेनी थिंग्स, दिस इज नॉट सेफ। टेक्नोलॉजी बहुत फायदा दे रही है बट एट टाइम्स इतना नुकसान दे देती है कि उसको कोप अप करना आसान नहीं। There is no privacy. कुछ टाइम पहले तक तो सारी एप्स लिंकअप भी नहीं थी, ये पिछले 1-2 साल पहले हुए कि व्हाट्सएप भी उससे कंसर्न हो गए, फेसबुक भी हो गया, क्योंकि कंपनी सेम है ना, ये ब्रांचेस एक ही कंपनी की है, मार्क जिंगरबर्गर की कंपनीज है सारी। सिर्फ ट्विटर को हटा। अच्छा, स्नैपचैट अलग है, ट्विटर और गूगल भी अलग है। जी अच्छा इंतजार करें, बहुत जल्द वो भी लेने वाले हैं। गूगल तो नहीं ले सकते। नहीं, मुझे लगता है, और मुझे तो ये लगता है जो इनके पास है वो भी बेच देंगे। बेचने से याद है, हमें ऐड बेचने ब्रेक में
तो कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। लेट्स सपोज हम लोग एक फ़ोन पे वो पिक्चर लगाते हैं कि हमें फेस वो जो टैग करते हैं, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो जब हम लॉक खोलने के लिए जब हम लगाते हैं फेस आईडी लगाते हैं, तो वो भी तो कितनी गलत है कि मतलब पूरी चीज़ आपकी कैप्चर हो रही होती है, हर चीज़ आपको वो स्कैन कर रहा होता है। देखें, अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है और एट टाइम्स आपके घर के अलावा आपका कोई भी सर्वर जो है ना वाईफाई अगर कनेक्टेड सेफ नहीं है, वो एडिशन बहुत सारे जो आईफोन के अभी कस्टमर्स की कंप्लेन है रिगार्डिंग 12 और 13 जो लॉन्च हुआ था कि उनका क्लाउड हैक हो रहा है। ओह माय गॉड, हाउ कैन दिस पॉसिबल? मतलब देयर सो मेनी हैकर्स। वही तो वाली बात है, सर्फिंग वेब, डार्क वेब, डीप वेब। और जो फिंगरप्रिंट्स भी लगते हैं जी 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 जी। चाइना में आई वाज रीडिंग, चाइना में हर स्ट्रीट जो कैमरा है, जो स्ट्रीट पे कैमरा है, रिकग्नाइज कर रहे हैं। और एक पता नहीं उन्होंने स्टार्ट किया था कि नहीं किया था, एक बात हवा में आई थी कि अब वो पॉइंट्स देंगे अपने सिटीजन्स को कि अगर ये अच्छे काम कर रहा है इसको 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, अगर ये स्ट्रीट लाइट तोड़ रहा है तो नेगेटिव जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है डेटा जो है सेल आउट करना या डेटा बेचना, उसके तो बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी किसी और के हवाले करें। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ हॉलीवुड की भी, जिनकी पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स लीक हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो हम अपने फ़ोन पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं, समटाइम आप देखिए एक इंसान होता है कि जब वो घर पे बैठा होता है, वो अपनी कंफर्टेबल जोन में होता है, तो वो पिक्चर्स क्लिक करता है और वो उसने 100 प्राइवेसी लगाई होती है, पासवर्ड्स लगाए होते हैं, जैसे थंब की बात हुई, फेस की बात हुई। लेकिन फिर भी इस तरह की पिक्चर्स भी, सेलिब्रिटीज़ की इस तरह की पिक्चर्स, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ही मुझे याद है, उनकी कोई पिक्चर वायरल हुई थी और उन्होंने कहा कि ये पिक्चर जो है मेरे फ़ोन के डेटा से जो है वायरल की गई है। मतलब इस मैं पिक्चर इसका को लीक किया है। एक भी बताऊंगा। मैंने ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आपको जल्दी से बता दूं। अगर आप जो कह रहे हैं कि डाटा बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ्री है ना। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदर सिंगर जो हमें एंटरटेन करेगा, आपको एंटरटेन करेगा। मिलते हैं इस एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी। मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा बदन तन्हा है रूह, नम मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। वेलकम बैक। आपने आवाज सुनी और बहुत खूबसूरत आवाज थी। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड अप्लॉज टू मोहम्मद ज़ईम। कैसे हैं मोहम्मद ज़ईम साहब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसी। नर्वस क्यों है इतने, इतना क्यों डरे हुए हैं नहीं, आप? वो थोड़ी सी हार्ट बीट हो रही है ना, तो क्यों हार्ट बीट तेज हो रही है? थोड़ी सी हार्ट बीट हो रही, डेंजरस है। नहीं, गाने का पिच ऊपर नीचे होना चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा गाया। समझ गई मैं आपकी बात। बहुत अच्छा गाया, बट आपकी एज क्या है? 18th अभी हुई है।
18 तो हुई है। छोटे छोटे बच्चे। NIC बना नहीं यू आर बना? सो यंग। NIC तो नहीं बना? अभी बनेगा इस साल ही। हाय लवली बेबी ने तारा है। नहीं बट ओवरऑल अच्छी बात है, इस एज में आपकी आवाज़ बहुत पक्की है और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years आपकी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली में आपको कौन सपोर्ट करता है? शुरू से ही अम्मी को, मामा को शुरू से ही पता था सिंगिंग का। मैं बचपन से ही स्कूल्स में और इसमें परफॉर्म करता हुआ आया हूँ, तो सबसे ज़्यादा अम्मी बैक करती हैं, सपोर्ट ज़्यादा करती हैं। तो सभी करते हैं, कोई इतना तो कभी आप जैसे घर में बैठे होते हैं और मम्मा को कुछ गुनगुना के आपने गा के सुनाया? नहीं, जो सबके घर में ऐसा होता है, जो मदर होती हैं वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। हाँ, तो उन्हीं की वजह से ही शायद बेशक। इतनी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप पढ़ भी रहे हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं? अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं। फर्स्ट ईयर में गए हैं? मैट्रिक का रिजल्ट आ गया? हाँ, क्या आया? ए। अरे भाई, क्या ही बात है। ये कुछ हुआ है ना, 1100 आउट ऑफ 1100 आए लोगों के। नहीं, हमारे नहीं आया हमें। नहीं हमारे नहीं आए, अफसोस के साथ कह रहे हैं बेचारे। अच्छा, फैमिली में कोई और आपके अलावा गाता है? नहीं, सिर्फ मैं ही गाता हूँ, बाकी कोई बड़ा भाई तो है नहीं, जो इस वजह से मैं ही गाता हूँ सिर्फ। अच्छा। छोटे बहन भाई हैं? जी। अच्छा। तो मतलब कि हर सालगिरह पे आपको आगे किया जाता है, बेटा गाना गा के सुनाए। नहीं, ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। वो मैं जो फैमिली फंक्शंस इतने अटेंड करता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं। आर्टिस्टिक अप्रोच। तो दोस्तों के साथ महफिल में हाँ, कभी बैठ के? हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मेरा एक दोस्त गिटारिस्ट है, वो बहुत अच्छा गिटार भी हो जाता है। और तो आप गाते हम हो? लोग में, हाँ, हम कुछ सब में, लिखा है आपने? हाँ, हम गाने लिखता हूँ मैं। अरे वाह। तो कुछ अपना सुनाएंगे आप हमें जब ब्रेक में जाएंगे? हमारा शो माशाल्लाह से यूथ में काफ़ी मकबूल है। सही बोला ना मैंने? ग्रो कर रहा है। जी, तो अगर जिन लोगों ने आपको देखा, आपको पसंद किया, तो वो आपको कहाँ ढूंढे? यूट्यूब पे ढूंढे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ ढूंढे? इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं @ज़ईम है, उस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके अपने गाने आप जी, डालते वहाँ पे हैं? मैं गाने डालता रहता हूँ और भी इंटरटेनमेंट पर्पस चीज़ें डालता रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है जी। वैसे मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी तो खैर आप बच्चे मुझसे तो छोटे हैं, काफी यंग आई है। डाउट दैट। काफी यंग है आप, लेकिन आप अपना कैरियर, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं? मतलब लाइक आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं? मैंने 9 में ही डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग, म्यूजिशियन। अब म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें, सिंगिंग बस एक पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती है, म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग और अलग अलग Compose चीज़ें करते होती हैं हैं। जी, कंपोजिंग, लिरिसिस्ट, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये और एक्टिंग में अपना करियर, और उसमें सब इन चीज़ों को नहीं, जैसे फाइनेंशियल के लिए लाइक आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ता है ना। आप कंपोजिंग की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो पहले आपको खुद अर्न करना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि मॉम डैड का ये पैसा? पूछना चाह रही हैं कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके कोई नॉर्मल जॉब प्रेफर करेंगे या सिर्फ इसी मीडिया में आना नहीं, चाहते हैं? मैं ये मानता हूँ कि आप जो है अपना प्रोफेशन उसको सपोर्ट करें, आप कोई जॉब करके। तो मैं करता हूँ जॉब जॉब करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? कॉल सेंटर जॉब करता हूँ। लेकिन मेहनती आपका तो आईडी कार्ड भी नहीं है, तो सैलरी तो नहीं, उसमें वो कॉल सेंटर में ठीक बता दो सबको। नहीं, कॉल सेंटर में मिल जाती है। एक्चुअली उसमें आईडी का ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपकी मैट्रिक हो जाए, मैट्रिक हो तो वो आपको जॉब मिल जाती कौन सी है। गवर्नमेंट जॉब के बस लिए अप्लाई आपको कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर्स में तो मिल जाती है। चाइल्ड लेबर हो रहा है इस मुल्क में। नहीं, मुझे लगता है कॉल सेंटर में क्वालिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने हाँ, और चाहिए। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए Yeah, आपकी। that's it. बस सिंपल है। ये एक मुझे ऐसी बताएं कि वो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश लोग प्रेफर करते हैं कॉल सेंटर्स में अमेरिकन इंग्लिश, तो आप जब आप अपना जॉब कर रहे होते हैं तो आप एक्सेंट फेक करते हैं? नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश, आपको कोई भी एक्सेंट हो, पाकिस्तानी एक्सेंट होना चाहिए आपको, समझ बस में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए, आपको सही बोलना आता यानी है। कि आप रिप्लाई कर सकें। हाँ, अच्छा, आप तो सिंगिंग भी करते हैं और माशाल्लाह से आप जो है वो कॉल सेंटर पे काम भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसी कोई कॉल आई जिसने आपको आगे से ये कहा आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आप बोलते रहे? नहीं, कॉल फिल्मी सवाल सेंटर का, कॉल सेंटर्स का शायद आप लोगों को पता नहीं है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। नहीं, वो मतलब उसमें हमें पता नहीं, what do you mean by that? वो जो है, वो असल में जो कॉल सेंटर्स में एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनकी ज़्यादा बेइज्जती होती है उधर, क्यों? क्योंकि वो कॉल्स उनको करते हैं ज़्यादातर कॉल सेंटर्स में, तो Prank उनको, calls भी हाँ, आती तो उनको नहीं, उनको करते हैं ना, तो वो इरिटेट होते हैं ज़्यादातर लोग, आप ये क्या बार बेचते हैं? बार आपका कॉल सेंटर क्या बेचता है? हमारा, हम अलग अलग कैंपेन्स होती हैं सबकी, जिसमें मैं काम करता हूँ, वो एयर डक्ट क्लीनिंग है, कनाडा और यूएस में करते हैं। ठीक है। तो उसमें अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, आपको टेम्पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि अगर सामने वाला जो क्लाइंट है वो किसी भी पिच में जाकर बात करे, लेकिन आपने जो जवाब देना है वो बिल्कुल प्यार से देना है। अच्छा, वहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, आप कॉल काट दो या फिर उसकी सुनो।
तो मैं तो कॉल काटना प्रेफर करता हूँ और फौरन काट देता मतलब हूँ। गुस्से वाले हैं आप। अच्छा, जो हमारी कॉल कट जाते कभी हम कॉल करते हैं यही है तो वो। नहीं वो ये पाकिस्तान में नहीं होता, बिल्कुल भी पाकिस्तान में कहाँ नहीं। होता है? बाहर यूएस में और कनाडा वगैरह में करते हैं वो कॉल्स। आपको कॉल सेंटर का नहीं पता, वो बता रहे हैं। अच्छा, लेट सपोज आपकी कॉल कहीं पर भी कनेक्ट हुई है और वो कॉल कट गई है, तो आप लोगों की कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं होती, मतलब इसको डिस्कार्ड नहीं, हमारा जो नंबर, जिस नंबर से ये लोग कॉल करते हैं कॉल सेंटर वाले, वो उसको ट्रेस नहीं हो सकता वो, और उसको ना कोई ऐसे कंप्लेन भी नहीं कर सकते। वो कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है और माशाल्लाह से अब ये पता चल रहा है कि ये जॉब भी करते हैं और इन्होंने अभी से ही अपने आप को स्टेबल कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लड़के इस एज में क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। अभी कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं तो आपको तो इतना टाइम ही नहीं मिलता होगा क्योंकि शिफ्ट होती है ना। हाँ, और नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं ना। नहीं नाइट, भाई इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो चीज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ता है कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, इसको संभालना भी है, क्योंकि नहीं आप किसी पे इंडिपेंडेंट रह सकते हर वक्त। तो आप क्या मुझे लग रहा है कि हमने कॉल सेंटर्स को बहुत प्रमोट कर दिया। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हैं तो आपने वहाँ पे सबको हमारा शो दिखाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन मैं किसी को भी कॉल सेंटर की जॉब प्रेफर नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो फैमिली को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, अभी मतलब चल जाता है, मतलब कोई अपना पॉकेट मनी निकाल लेते होंगे तो प्रेशर नहीं, ऐसा मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, है ऐसा कोई प्रेशर नहीं है घर की तरफ से कि वो करो। मैं सिर्फ मतलब अपने लिए, मतलब अपनी पॉकेट मनी आपकी के लिए। फैमिली से कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपको अपने नहीं आप जी, को जो मैं है वो अपने, और support मुझे करना किसी ने घर से भी, मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि कॉल सेंटर की जॉब करो या ऐसा। मगर ये मुझे self-respect। क्योंकि मुझे अपना पैशन आगे लेके जाना है, कैरी करना है, तो मुझे करना पड़ेगा फिर। मतलब जॉब इसलिए क्योंकि खर्चे ज्यादा है ना। नहीं, मतलब असल normally- में जो म्यूजिक और एक्टिंग और ये होते हैं ना, ये बहुत महंगे शौक होते हैं, तो इसके लिए करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि आपको एक बार ना रेडियो पाकिस्तान में ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप आरजे बहुत अच्छा बन सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सो आपको ट्राई करना चाहिए आप क्योंकि रेफर करें इनको कोई। वो मैं कर भी दूंगी इंशाल्लाह। आपको पता है, क्योंकि आपकी देखिए आवाज़ है ऐसी और आप कॉल सेंटर में भी काम करते हैं, तो जिन लोगों को जो है वो कॉल पर बात करना, माइक पर अगर आपकी वोकल सेट हो जाए ना, तो आप आरजे बहुत अच्छा बन सकते हैं। सो यू शुड ट्राई दिस। यस मैम। देखिए, आपको रेडियो का नहीं पता, वो बताएगा। रेडियो का मुझे नहीं, बट पता है। ज़हीम ओवरऑल आफ्टर 5 years 10 years कहाँ देखते हैं अपने आप को? रॉकस्टार। इंशाल्लाह एज अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। हाँ, यस। इंशाल्लाह we pray for you। Who's your ideal in singing? Who's your ideal in singing? पर्टिकुलरली तो कोई है नहीं, लेकिन बहुत, क्योंकि जब म्यूजिशियन होता है तो उसको सबको सुनना पड़ता है। प्रोड्यूसर कौन है? म्यूजिक प्रोड्यूसर वो हिप हॉप के प्रोड्यूसर है, नाम नहीं सुना होगा आपने। मुझे लग मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? इंटीरियर से आया हूँ। जोके नाम है उनका, उमैर खान जोके। इमरान खान जो उमैर खान जो इज ही पाकिस्तानी? यस। यस, ऐसे बोला हॉलीवुड का बोलेगा। नहीं, अच्छी बात है। वो क्या मतलब रैप करते हैं, हिप हॉप करते हैं, पॉप करते हैं? कौन है? नहीं, वो हिप हॉप करते हैं। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और वो क्लासिक के लिए भी करते हैं और वो अच्छा, हिप हॉप के लिए भी करते हैं। यंगस्टर्स का नाम तो सुना हुआ होगा आपने, यंगस्टर्स का। जी जी बिल्कुल सुना हुआ है। जी जी। यंगस्टर हैं वो भी, वो यंगस्टर के प्रोड्यूसर। ये वही बैंड है जिसमें अली नाम का भी एक लड़का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रैप करते हैं, ये रैप करते जी, हैं। रैपर्स ही हैं वो लोग। काफी माशाल्लाह से अच्छा किया है इन्होंने। नहीं, यूनिस but छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा उसको स्पेस दो और ब्रेक की तरफ इतनी चलते हैं। स्पेस दी हुई है, आपके जान लोगे यहाँ आके बैठोगे। नहीं, बट थैंक यू सो मच ज़हीम, आप आए बहुत हमारे अच्छा शो में। लगा आपसे बात करके। बहुत मजा आया और हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। हमें कॉल सेंटर का नहीं पता था, हमें जोकी का नहीं पता था, हमें रेडियो पाकिस्तान का नहीं पता था। थैंक यू, आपने हमें नॉलेज दी, बट ऑन अ सीरियस नोट थैंक यू वंस अगेन। और इंशाल्लाह विल प्रे फॉर यू कि आप बहुत सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनो। बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक का टाइम हो गया तो आप अपने गाना सुना दें, वही सुनते सुनते हम ब्रेक जो आपने लिखा है। जी जी। जी ओरिजिनल सॉन्ग। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मेरी इतनी सी हसरत है, तुझे जी भर के मैं देखूं बिठा के। हिमाकत थी तो बस फिर है, तेरी दूरी से नफरत है, और कुछ शिकवे भी हैं मेरे खुदा से। रहा अफसोस दिल में यूं, गलत समझे तुम हमको क्यों, सजा क्यों बेगुनाह ये रूह यूं काटे,
फिक्र क्यों उस जमाने की, कदर करते न जो तेरी। मैं लड़ लूँगा जमाने से, तू हाँ में मुस्कुरा दे। मेरे ना होने से खुश है, तेरी गलती भी ना कुछ है। मोहब्बत की तू अब मेरी सजा दे। मोहब्बत थी मोहब्बत है, मेरी इतनी सी हसरत है। तुझे जी भर के मैं देखूं बिठा के। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे पास बहुत ही शानदार सिंगर मौजूद थे जो कि कॉल सेंटर में भी काम करते हैं और साथ साथ अपना सिंगिंग का भी काम लेके चल रहे हैं और अपने आप को बड़ा बेहतरीन ब्रिलियंटली मैनेज कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और साथ साथ सिंगिंग भी कर रहे हैं। तो घर वालों को भी खुश रखें और अपनी रूह की तस्कीन के लिए भी अपना पूरा काम कर रहे हैं। आई रियली लाइक द मल्टीटास्किंग एट वन टाइम। अच्छा, इसके साथ मुझे लगता है कि सिंगर्स की थोड़ी सी बात हो चुकी है और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आज का टॉपिक काफ़ी अभी लेटेस्ट आई गेस ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हुआ है। अफगानिस्तान ने बैन कर दिए जितनी भी बाहर की इंटरनेशनल करेंसीज हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते अफगानिस्तान के खित्ते के अंदर, क्योंकि जब से इन्वेड किया इन लोगों ने। तालिबान तर्जुमान जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्यूसडे को कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा है बहुत ही सख्ती से कि मैं उन सब के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता हूँ जो भी क्योंकि अब करंटली ये उन्होंने पास किया है नया लॉ बोल सकते हैं इसको कि हमारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ अफ़गानी करेंसी यूज़ होगी, उसके अलावा कोई भी किसी किस्म की करेंसी में कोई चीज़ ना आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हो, ना ट्रेडिंग हो सकती है, ना बिजनेसमैन रख सकते हैं, ना ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं और अगर वो आएंगी तो वो इल्लीगल कहलाई जाएंगी। अब इससे होगा ये क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया है तो वहाँ की इकनॉमी जो है बहुत बुरे तरीके से मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने अपनी इकनॉमी को मीनवाइल कुछ वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉलिसी निकाली है। इससे होगा ये कि किसी के भी पास अगर प्रिजर्व में कोई भी किसी भी कंट्री की करेंसी होगी और वो जाके उसको एक्सचेंज करवाता है अफ़गानी करेंसी में, तो वो तो सारा जा रहा है मुल्क के पास ना, मुल्क के कौमी ख़जाने में जा रहा है। और उससे अब देखें, मैं अगर डॉलर की बात करूं या दरहम की बात करूं या रियाल की बात करूं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज़ रखे होंगे, लेकिन कुछ भी XYZ करेंसी उनके पास हो सकती है और उस वक्त आपको जो पैसे मिलेंगे वो जितने हैं आपकी अफ़गानी करेंसी में उतने मिलेंगे। उस पर आपको जितना लॉस हो रहा है उसका वो आपको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, वो उनकी जेब में जा रहा है, तो इससे उनको फ़ायदा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी ही स्कीम है, क्योंकि मुल्क को स्टेबल करने के लिए जब इस तरह के हालात आ जाते हैं मुल्क पे और थोड़ा सा डेफिशिएंसी हो जाती है, डीवैल्यू हो गया उनका, अफ़गानिस्तान की वैल्यू बहुत इस वक्त मुझे लगता है नीचे चली गई है। इकनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, एल्सवाइज तो बहुत अच्छा लेके चल रहे निज़ाम अपने मुल्क का। अफ़गानिस्तान की जितनी भी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है इसको रिकग्नाइज़ करने से मना कर दिया बहुत सारे मुल्कों ने, अमेरिका ने, रशिया ने, चाइना ने चले एक्सेप्ट कर लिया, हमने कर लिया है। लेकिन आनम, मेरा एक सवाल है आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी कुछ दिन पहले ही हम बता रहे थे कि वहाँ पे तो दो वक्त की रोटी की इतना बेसिकली मुसीबत चल रही है कि वो नौकरी जो है मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रहे। गंदम का उन्होंने वादा किया, मतलब डॉलर्स या कोई करेंसी उनके पास कैसे हो सकती है जहाँ पे वो गुर्बत से मर रहे हैं और कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि हमें पैसा दें। और अगर इस तरह से अफगानी पैसा ही वहाँ पर चलेगा तो ये खुदकुशी वाला वो नहीं, मतलब मुझे सादा अल्फाज में हमारी ऑडियंस को भी अगर आप मज़ीद बताएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, तो थोड़ा और बेटर कि आप मुझे बताएं कि इससे क्या। देखें, मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त देखें हर मुल्क में ना अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनका सारा कंट्री जो है वो भूखा मर रहा है और सारे लोग यहाँ तो खाना खा रहे हैं, कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से इन लोगों ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनकी नई गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं। और ये जो आप भूख वाला एंगल आप मुझे कह रही हैं, इसके अगर इस पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेसिकली करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक तरीका है कि क्योंकि उनके पास इसके थ्रू पैसे आ सकते हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने ये बात खुद कही है कि हमारी कंट्री की इकनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है और हमारे पास पैसों की, हमारे फंड्स कह लें या हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनमें हमारे पास बहुत कमी का सामना है। तो ये करने का मकसद ये कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को प्रोवाइड कर सके फूड या अदर बेसिक नेसेसिटीज़ ज़िंदगी की, जो इस वक्त एक इंसान को दी जा सकती है सिर्फ उसको जिंदा रखने के लिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान टाइप की चीज़। आई वॉन्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कायनात। अभी भी जो करेंसी है अफ़गानिस्तान की, दैट इज़ 1 अफ़गानी इज़ इक्वल टू 1.48 रुपीज़।
ऑलराइट। नंबर 2, ये जो कर रहे हैं ना लोग आपस में ट्रेडिंग या कुछ भी कर रहे हैं डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस, ये करने का मकसद ये है कि फॉरेन रिजर्व जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उससे फर्दर इकनॉमी फ्लरिश होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $100 हैं और मेरे पास अफ़गानी है ही नहीं, अफ़गानी जो करेंसी है वो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब अगर मेरे पास नहीं है पैसे वो और मुझे ट्रेडिंग करनी है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, अब मैं जाऊँगा ये $100 गवर्नमेंट के पास या एक्सचेंज के पास कि यार आप ये लें, मुझे अफ़गानी दीजिए ताकि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकूँ। वो $100 चले गए हमारे फॉरेन रिजर्व्स में, तब इकोनॉमी ग्रो करेगी। उससे फिर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और फिर फर्दर चीज़ें होती हैं, और फॉरेन रिजर्व बहुत ज़रूरी है। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि पाकिस्तान हैज़ लाइक अराउंड 6 बिलियन, मे बी आई एम रॉन्ग द फिगर्स, इंडिया हैज़ लाइक $40+ बिलियन फॉरेन रिजर्व में, एंड चाइना के पास तो एक्सट्रीम है, इट कम्स थाउजेंड्स में। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका फॉरेन रिजर्व अगर स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है, तब आपकी इकोनॉमी कहीं स्टैंड करती है इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा यूनिस, मेरा एक सवाल है, लेट सपोज अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो लेट सपोज पाकिस्तान में होती है, और तो यहाँ पर यूज़ हो सकती है? नहीं ना, देखिए कैसे यूज़ हो यहाँ पे आप जाके डॉलर भी देंगे ना किसी को, वो बोलेगा जाओ हमें पाकिस्तानी नोट दो, कायदे आज़म No, बनो। मैं यहाँ की बात कर रही नहीं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कर रहा था आपने किल कर दिया उर्शिया, ठीक है। सीन ये सीरियस सवाल था, देखें, करेंसीज जब आप इंटरनेशनली कोई बंदा आता है, कनाडा से आया, यूके से आया, तो वो फर्स्ट चीज़ ये करता है, वो अपनी करेंसी को लेता है, वो एक्सचेंज पे जाता है, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो डॉलर्स है वो एक तरह से रिजर्व बन रहा है। बिजनेसेस भी हैं, आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 20-30 सेंट्स का फायदा भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रिजर्व्स होना बहुत जरूरी है। अब अफगानी अगर मैं करेंसी चला तो बेशक 1000 का नोट हो, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, आई नो, इलीगल है, इट्स इलीगल। आई मीन करेंसी, आई मीन एक्सचेंज भी नहीं करेगी जहाँ पर नहीं, कर सकते हैं, exchange हो तो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। टैक्सी वाला आपसे 1000 रुपए अफगानी क्यों लेगा? जैसे मुझे ये समझ आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अफगान कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है। अफगान कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं अफगान कारपेट का, ठीक है, उसके लिए उनको अफगानिस्तान ही जाना है, और वो बिजनेस के लिए जैसे 10 कारपेट्स ले लिए, 20 कारपेट्स ले लिए फॉर एग्जांपल। अब वो वहाँ पे जाके डॉलर भी नहीं दे सकते, क्योंकि पहले तो डॉलर चलता था या पाकिस्तानी रुपीज़ भी, तो अब वो अफगान वहाँ पे जाएंगे मनी एक्सचेंजर पे और अफगान पैसा लेंगे और वो उस हिसाब से कारपेट खरीदेंगे। तो मतलब मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा है कि इस तरह से अफगानिस्तान को और उनकी करेंसी को, क्योंकि आप जा रहे हो, पहले तो आप दूसरे करेंसी भी चला सकते थे, पाकिस्तानी करेंसी भी, डॉलर भी, तो इस तरह से उनको फायदा होगा और फिर उनके मुल्क के हालात, थोड़ा रिस्क है। कंट्रीज देखें जो ऑफिशियली कंट्रीज ट्रेडिंग, आई जस्ट ऐड वन थिंग एंड यू कैन से दैट, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जितने भी है वो तब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही होती है, तो इंटरनेशनल करेंसी यूज हो रही है। जो आपके पर्सनल लोग हैं वो भी एट टाइम्स यूज करते हैं, क्योंकि वो डॉलर का रेट कहीं ना कहीं सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, वो डिपेंड करता है। एक छोटा नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो अफगानिस्तान जाएगा तो वो अफगानी करेंसी में ही पे करेगा, फिर वहाँ से लेकर आएगा। लेकिन उनके जो स्पोक्समैन पर्सन है उन्होंने तो ये क्लियरली बोला है कि उसके खिलाफ सख्त मुकदमा दायर किया जाएगा, भले कोई ट्रेडिंग भी हो रही है या कोई बिजनेसमैन भी अगर हमारी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में डील करेगा, डोमेस्टिक जितना भी है। जी, ओनली मैं डोमेस्टिक। थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को जो है वो थोड़ा सा समराइज करती हूँ और इजी वे में आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करी हूँ। किसी भी कंट्री में जो उसका बैंक होता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा है उसका है। किस तरह से कि ये बिल्कुल आसान वर्डिंग में मैं जो है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो देख रहे हैं उनके दिमाग में ज़रूर ये पॉइंट होगा कि आखिर अफ़गानिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है अफ़गानिस्तान का। देखें, सपोज़ करें अगर मैं हूँ और मेरे पास कायनात आई है, कायनात के पास अभी जो है वो अमाउंट है समथिंग $20, ठीक है, $20 इसके पास है, लेकिन अभी ये अफ़गानिस्तान के अंदर है और मैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत हूँ, ठीक है। आप स्टेट बैंक के पास आई क्योंकि आपके पास और कोई तो ज़रिया नहीं एक्सचेंज करने का अपनी करेंसी, क्योंकि आपके पास है। इतनी बड़ी बात है, वहाँ के क्रिकेटर्स, वहाँ के पता नहीं जितने लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास उनका खुद का अपना जो सरमाया है वो रखा है। अब कायनात मेरे पास आती हैं, अपनी जो उनके पास करेंसी थी वो सारी करेंसी लेकर वो मेरे पास, क्योंकि अब तो ये एक ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकती, अगर ये करेंगी तो हुकूमत के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ ये चली जाएगी ना चीज़। अब कायनात मेरे पास आई है $20 लेकर। अब अगर $20 की अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो उसके पैसे समथिंग 30,000 बनते हैं, ठीक है, $20 के 30,000 बनते हैं $20 के। लेकिन अब कायनात को $20 के 30,000 में नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि अभी कायनात के पास देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो या तो आपके पास जो करेंसी उसे फाड़ के फेंक दें,
है या नहीं? या तो आपके पास जो करेंसी उसे आप तब तक रखेंगे जब तक आप किसी और जगह नहीं जा रहे, या वहीं पर आप मतलब इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। वेरी शॉर्टली मैं से ख़त्म करने की कोशिश करूँ कि कायनात मेरे पास आई, उसके पास $20 थे, प्राइस जो बनती है मार्केट के हिसाब से 30,000 बन रहे हैं, लेकिन अब कायनात मजबूर है तो मैं कायनात को जहाँ 30,000 थे वहाँ मैं कायनात को 20,000 दूंगी। मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। एग्जैक्टली तो मैंने कायनात को 20,000 दी। अब 20,000 जब मैं कायनात को दे रही हूँ उसके बदले में वही डॉलर मेरे पास जमा हो रहा है, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस तो 30,000 है, मतलब $10 का मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से इस तमाम सिनेरियो में ये बहुत, मैं अभी ये बता देती हूँ कि ये टेम्प्रेरी हुआ है, ये ऑफिशियली तौर पर जो है वो बाकायदा मुसलसल ये कोई कानून पास नहीं होगा। जितना मुझे लगता है ये सिर्फ टेम्प्रेरी हुआ है, क्योंकि अभी अफ़गान की जो हालात है और वो उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, इस वजह से जो है उन्होंने ये फैसला किया है। सो ये हंसना हंसाना और भी होगा, इसी तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के हम टॉपिक्स भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास एक अदद सिंगर है, तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें गपशप। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सफीर खान के लिए जोरदार तालियां। फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत अच्छे सिंगर है माशाल्लाह से। आप क्या करते हैं? आप जी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी एज क्या है? 25। यार आप लोग एज क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ आप रहा। कॉम्प्लेक्स में मत आए, हम आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। 16 साल की हैं आप? स्वीट 16। ने कोई स्कूल छोड़ गया है। स्वीट 16। मैंने बहुत जल्दी जो है ना वो अपनी तालीम हासिल कर ली थी। खैर मुझे ये बताएं कि आप जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं किस चीज़ में कर रहे हैं? मैं कॉमर्स में कर रहा हूँ। कॉमर्स में कर रहे हैं। वाओ, दैट्स अच्छा, सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आपकी हाइट लंबी है, मतलब लाइक आप रैम वॉक भी करें तो उसमें भी आप यानी कि यू मॉडल ने पकड़ा। यस, यू मॉडल ने हाइट को हाइट पकड़ आपकी लिया। कितनी है वैसे? 6 फीट। 6 फीट। हाइट का क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? मॉडलिंग के लिए? या मॉडलिंग के लिए एक्सपोजर है, और वैसे सिंगिंग तो कर ही रहे हैं आप, एक्टिंग भी कर रही हैं? जी सिर्फ जी, आपको एक्टिंग के लिए भी मैं देता हूँ ऑडिशन, और जो है सिंगिंग के लिए लेकिन भी। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, एक तो आवाज़ अच्छी है, ऊपर से आपकी पर्सनालिटी बहुत डिसेंट है। माशाल्लाह। थैंक यू। Very nice. क्या गोल्स क्या है, पैशन क्या है, किस चीज़ का पैशन है आपको? एक्टिंग और म्यूजिक में आना है, सिंगिंग में। अच्छा, एक्टिंग, म्यूजिक एंड कॉमर्स बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, ऐसा वो क्यों? तो घर वाले बोल रहे हैं, घर में पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, ये तो हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला है, घर वालों को अलग खुश रखना होता है और अपनी तस्कीन के लिए अलग एक प्रोफेशन। नहीं, और आज के टाइम पे ग्रेजुएशन तो बहुत ही कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट बंदा मास्टर्स तो हो। इवन दो आपको प्रोफेशन एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, कुछ भी हो, सिंगर हो आप, डजंट मैटर, आपकी तालीम तो होनी चाहिए। बिकॉज पढ़े लिखे लोग आएंगे इस फील्ड में, तभी जो फील्ड के बारे में लोग रिमर्स फैलाते हैं या बुरा बुरा कहते हैं, तभी तो वो चुप होंगे। नहीं, और फॉर द सेफ साइड आपके पास डिग्री होगी तभी तो, खुदा न खास्ता अगर आपका कैरियर उस तरह से नहीं बन पाएगा तो आपके पास प्लान बी तो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे आप जॉब करते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो जॉब नहीं। 24 साल की होगी, जॉब नहीं कर रहे? पार्ट टाइम कभी किया है? जी मैं ऑनलाइन करता हूँ, वॉचेस का करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ऑनलाइन तो कुछ लाया नहीं हमारे लिए? आपने बोलते ये पहली है। ये गरीब देगा ना, ये होता है, ये पहन लो आप। लेकिन अच्छी बात है, ये कहना भी बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल लोग नहीं शेयर करते कोई भी चीज़। अच्छा, ये ऑनलाइन वाला बिजनेस ये किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, मैंने कहा इसमें कुछ होगा कोई पीछे। अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर रहे जी, हैं, ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, इतना संजीदा क्यों लग रहे हैं? रहता ही इतना हूँ, क्यों? बस अब आदत हम ही शुरू से। वहाँ आके गुदगुदी करने से रहे, मुस्कुराए, मजा वरना आए। यकीन माने ये अभी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके वालिदैन को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप सिंगिंग करियर को परस्यू करते हैं, क्योंकि वो सुकून और वो मुतमईन, मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका चेहरा बता रहा है। मैंने
नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल जैसे माशाल्लाह से आप प्ले एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं और आप हमारे शो में आपने इतना अच्छा गाना गाया, लेकिन मुझे पता है जैसे फर्स्ट टाइम मैंने शो स्टार्ट किया था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे घर में मेरी मॉम देखें, तो जैसे आप, मैंने बात की और आपके वो चेहरे पे मुस्कुराहट, तो आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये जब आएगा लाइक पूरा एपिसोड, तो आप किसको सबसे पहले दिखाना फैमिली को ही दिखाऊंगा। अभी भी मदर को कॉल आई थी कि क्या हुआ, तो मैंने बोला अभी हुई नहीं है, अभी करूँगा जाके। जैसे आपने मदर बोला, तो एक मदर जो नॉर्मल हमारी अम्मी होती हैं वो भी तो बोलती है ना किस माँ से लगा हुआ है तू फोन पे, तो ये वाली अम्मी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं डर वाली पक्का? सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए यूनुस ने। नहीं, आप भी पकड़ी गई है। नहीं, मैं नहीं पकड़ी गई, पकड़ाई नहीं देती है। मैं नहीं पकड़ी अच्छा, गई। एनीवेज सफ़ीर खान, मुझे ये बताएं कि लाइफ में 5 साल बाद आप अपने आप को 10 साल बाद किस फील्ड में कहाँ देखते हैं? एक्टिंग और म्यूजिक में ही मैं देखता हूँ। और अपनी एजुकेशन कहाँ देखेंगे? जी, अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन ही करने का सोचा है, क्योंकि स्ट्रगल भी कर रहा हूँ ना मैं इस दौरान। तो उसके बाद मास्टर्स का नहीं प्लान? मास्टर्स का नहीं सोचा। एक अदद परी भी तो होगी आपकी जिंदगी में। जी, एक अदद परी भी तो होगी आपकी जिंदगी में 5 साल बाद। अभी तक नहीं। 5 साल बाद भी नहीं होगी? होगी इंशाल्लाह। जब तक इंशाल्लाह होगी। कैसी बातें कर रही हो आप? अभी तो फिलहाल इसी में लगा हूँ, स्ट्रगल में ही लगा हूँ। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। आप माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रगल में रहे। जी जी। मुझे कोई ऐसा कोई इंसिडेंट बताएं, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ऑडिशंस दिए होंगे आपने। जी जी। कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कीजिए प्लीज। मतलब किस हिसाब से हो? आप अगर किसी ऑडिशन पे गए हैं, आपके साथ कैसा रिएक्शन आया या क्या चीज हुई, आपको मोटिवेट हुए या डीमोटिवेट हुए, जो भी अप टू यू। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जाता हूँ स्क्रिप्ट याद करता हूँ और ऑडिशन दे देता हूँ। और माशाल्लाह से। फीडबैक अभी तक अच्छा? आपने कुछ एक्टिंग में किया? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं करा, एक्स्ट्रास में रोल करें। आप बहुत आगे जाएंगे। मैं सच बताऊं, बहुत लोगों से हम शोज के थ्रू भी मिलते हैं, उसके अलावा भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो हमें वाइब्स ना लोगों की एकदम से पता चल जाती है कि क्या वाइब्स है। आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है और आप बहुत ऑनेस्ट इंसान है। यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं, बहुत मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो कुछ नहीं कर रहे होते तो बताते हैं ये भी और बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, और आप प्राउडली कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू, और आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे। मैं भी कहना चाहूँगी, एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने साफ गोई से काम लिया। बहुत हिम्मत, बहुत गट्स एंड करेज चाहिए होता है ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि इसमें कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं है। आप कोई बैंक नहीं लूट रहे हो, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप मेहनत करके आगे आ रहे हो और इंशाल्लाह कल को 5 साल में, 10 साल में आप बहुत कामयाब होंगे। तो यही क्लिप लोग आपका देखिएगा, आप उठा के जोड़ेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी के साथ कि इसका जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आप एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है। हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ज़ीरो से जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो वो अपनी छोटी करियर छोटी चीज़ से भी स्टार्ट करता है, तो वो जब एक जगह पर जब पहुंच जाता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। बट आप हमेशा जो है वो डाउन टू अर्थ रहिएगा, क्योंकि जब आपको लोग आपको अच्छे नाम से याद कर रहे होंगे तो तब आप अपनी चीज़ें बता रहे होंगे कि मैंने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था, ये मेरी स्ट्रगल थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान को डाउन टू अर्थ पर आपका आइडियल कौन है? आइडियल मेरा एक्टिंग में, सिंगिंग में। एक्टिंग में भी बताएं, सिंगिंग में? एक्टिंग में शाहरुख खान है सबके हैं यार। सिंगिंग में? और सिंगिंग में आतिफ असलम। वाह, ये है 21वीं सदी का बच्चा। अच्छा, इनकी फैंस है। मुझे ये बताएं कि आप एक्टिंग भी करते हैं, कुछ डायलॉग्स अगर आपको याद हो आप शोकेस करना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल सिंगिंग के लिए आया था, तो सिंगिंग हमने आपको करके आया। हमने आपको मौका दे दिया ना, मौका। ये स्क्रीन आपकी है। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ डायलॉग्स, कुछ लेकिन अच्छे ये याद रखना, आप एक्टिंग के बाद डांस भी करके दिखाएंगे। सपोज करें कि यूनुस आपका बहुत पुराना दुश्मन है। हाँ जी, इतने मैं प्यारे आपका बहुत पुराना, मैं आपको समझा, मैं आपका बहुत पुराना दुश्मन हूँ और मेरी बहन है सना, आप उससे प्यार करते हैं, तो आप कैसे मेरे पास आएंगे और सना का हाथ मांगेंगे? इससे बेटर सीन ये है कि आप अपनी वालिदा के पास गए और आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आप वो करके दिखा तो दें। वो तो मना ही नहीं कर रही ना वैसे भी। जस्ट इमेजिन करें कि आई हैव अ बेटर सिचुएशन। इसको हम यूँ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि आप जाएं अपनी वालदा के पास ही, लेकिन बोलें कि आपकी पसंद की नहीं, ये मेरी पसंद की है, मैं इनसे लड़की, you can do that। ये बोलेंगे, अम्मी मान जाएंगी।
करें कोई भी सिचुएशन पर चला खुद ही आप खुद अपनी ही तरफ से जो करना कर दो, ये कैमरा आप। जोक्स अपार्ट व्हाटएवर यू लाइक। समझ नहीं आ रहा कुछ आप गाना गाते गाने में। आप जिस डिपार्टमेंट में अपने आप को बेस्ट महसूस करते हैं दैट इज तो सिंगिंग। वो तो एक्टिंग में नहीं कर रहे हैं अपने आप को। पर वो थोड़ा सा लेकिन प्रिपरेशन कंफ्यूज हो नहीं रहा करके है आया ना, ना। अच्छा, आप घबरा रहे वो हैं। नॉट प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, डजंट मैटर, मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है माशाल्लाह से, इतनी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, आप कुछ भी करेंगे हम एंटरटेन होंगे। अप टू यू। स्ट्रॉन्ग, स्वीट एंड इनोसेंट, ये 3 लफ्जों में मैं आपकी पर्सनालिटी बयान करना चाहती हैंडसम बोल दिया आप। हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्वीट एंड इनोसेंट। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज करें कि यूनस जो है वो आपकी यानी कि वो लड़की हैं जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और आपने अपनी मोहब्बत का इजहार यूनस से करना है, किस तरह से करेंगे? पहले तो मैं जहर खाऊंगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं अच्छा, है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास भी नहीं है खत्म करने का। नहीं, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। हमने यूनस को ही लड़की बनाया और बेइंतहा मोहब्बत है आपको इससे। इन चारों में से चलें। मैं ही लड़की लग रहा हाँ, हूँ, ठीक है? लाइट कैमरा एक्शन। नाम क्या है इनका? कुछ भी लड़की रखना है, है। रख दो, कुछ भी रख। रजिया, समीना, जो भी रखना है रख लो। समीना, हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो नहीं करती। क्यों? शक्ल देखिए अपनी, हाँ देखिए। तो शर्म नहीं है? किस चीज़ की शर्म? शक्ल देख के नहीं। शर्म करो, तुम हाया मुझसे करो। प्यार करती हो? नहीं, क्यों? मैं सना भाई से प्यार करती हूँ। किससे? सना भाई ये कौन है? हमारे गली के गुंडे हैं। गुंडों से प्यार करोगे? इतना अच्छा लड़का नजर नहीं आ रहा। तो तुम में क्या अच्छाई है? तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं अंधी हूँ। तुम्हारा इलाज करा दूंगा। इलाज कराओगे? जी। अपनी आंखें दोगे? हाँ। मेरे लिए जहर खाओगे? नहीं। तो काय का प्यार? तो प्यार से मर जाऊंगा मैं फिर। मैं मर जाऊंगा फिर। तो अच्छी बात है ना, जान छोड़ो मेरी। मेरी बात पक्की हुई है, हमारे कजन, मेरे फूफी के बेटे हैं सना भाई। अभी तो तुम गुंडों से प्यार कर रही थी। तो कजन है, गुंडे भी हैं, क्या है, एक ही है। प्रोफेशन का गुंडा है, लेकिन है तो मेरे कजन ना। अच्छा, तो मैं नहीं करने दूंगा। मैं नहीं करने दूंगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या करवाओ? क्या करूँ? अपनी तरफ से बताओ ना, हर चीज़ मैं बताऊँ? मैं तो सब कर सकता हूँ, तुम बताओ ना। क्या कर सकते हो मेरे लिए? चांद तारे तोड़ सकते हो? नहीं, कुछ इम्पॉसिबल बताओ ना चीज़ करने की। चांद तारे तोड़ लाओगे? नहीं तोड़ सकते। कोई पॉसिबल वाली चीज़ बताऊँ? जी। कितना कमा लेते हो? आप कितना ले सकती हो? आपको कितना चाहिए? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मैं तुम्हें पालूं, तो इससे अच्छा नहीं है मैं खुदकुशी करके मर जाऊं? मैं क्यों पालूं? मर्द का काम है पालना। तो मैं पालने के लिए थोड़ी बोल रहा तुम्हें। शादी करने के लिए बोल रहा हूँ ना। तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा ना। कमाते कितना हो ये तो पूछ रही हूँ। तुम्हें इससे क्या करना है? कमाने से तुम बस बस तुम्हारा डाकू खर्चा हो। पूरा हो जाएगा ना। हाँ, तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाएगा। पूरा कर दोगे? क्या पूरा कर दोगे? खर्चा 2 लाख की शॉपिंग करती हूँ मैं। हाँ हो जाएगी। है, मैं 5 स्टार्स में डिनर करती हूँ। बस तुम हाँ बोल दो। तुम बहुत तरसे हुए लग रहे हो। हर चीज के लिए रेडी है, हो जाएगा, तुम बस हाँ बोलो। अमेजिंग। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। यूनस, आपने तो इम्प्रेस कर दिया। नहीं, अभी तो आपने मेरे चेहरे देखे नहीं है। नहीं, सफीर खान बहुत अच्छा एक्टर हो और माशाल्लाह सबसे डिफिकल्ट जो होता है ना एक्टिंग में, वो होता है एडलिप करना, इम्प्रोवाइज करना। उसमें आपने कर लिया, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ये एक एक्टर की बड़ा ये स्किल है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इम्प्रोव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सफीर खान, आप हमारे शो में आए और प्ले एंटरटेनमेंट इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारे चैनल पे आना चाहते हैं, अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट करें। प्ले एंटरटेनमेंट इज द नेम, हमें कॉन्टैक्ट करें एंड यू कैन गेट दिस प्लेटफॉर्म टू। जी, मैं जाने से पहले ब्रेक पर इतनी छोटी सी बात कहूँगी। डेफिनेटली आपकी जो मॉम है वो आपका ये वीडियो, सिंगिंग और एक्टिंग स्किल देख कर प्राउड फील कर रही होंगी और उनको लग रहा होगा कि मेरा बेटा बहुत सीधा है। और इसी बात पे हम जाएंगे इसी बात पर हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है आपके लिए एक्साइटिंग, सो कहीं ना जाए, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे साथ थे बहुत ही सुलझे हुए समझदार सिंगर और बड़ा ही प्यारा गाया उन्होंने। जितनी खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी थी उतनी खूबसूरत उनकी वो एक्टिंग थी।
अदाकार थे, फनकार थे, जो भी थे, लेकिन सेट पे बहुत माशाल्लाह से हमें हंसा के गए और मेरा 2-4 किलो खून बढ़ चुका है। अच्छा, इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगी लाहौर के बारे में। अगर आप सबको पता हो, आजकल जैसे विंटर्स भी शुरू हो रही है, हल्की हल्की सी सर्दी का मौसम है, मौसम थोड़ा एबनॉर्मल हो चुका है, जैसे हम काम करके एबनॉर्मल हो जाते हैं ओवर आवर्स में। तो सर्दी हो चुकी है और दिन में होती है थोड़ी सी गर्मी और शाम में या रात में सर्दी सी महसूस होती है। और लाहौर साइड में आपको पता है इंटीरियर सिंध हो गए या जो पंजाब साइड है वहाँ पे हर चीज़ मतलब गर्मी भी या सर्दी भी थोड़ा एक्सट्रीम पे होती है। कराची या लाहौर में कराची में कम होती है, लाहौर में तो फिर भी होती है। क्योंकि मैं लाहौर पे ही आना चाह रही हूँ। लाहौर को अभी रिसेंटली रैंक किया गया है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, क्योंकि वहाँ पे इतनी फॉग इतनी धुंध हो चुकी है कि लोग, अब जैसे मैं और यूनस खड़े हैं और मैं यूनस का चेहरा या वो सामने खड़े हैं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। तो इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है। और सर्वे ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब फॉग ज़्यादा हो जाती है, जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे। तो जो एस्थमास के पेशेंट्स हैं जी, उनको अलग मसले मसाइल होते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही एस्थमास के जितने लोग हैं उनका कोई हाल ही नहीं होता। मेरे अपने भाई को ये तो मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना। तो ये जो धुंध का है, ये कराची में मुझे लगता है थोड़े टाइम तक लाहौर से ट्रेवल करके आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग दिया गया है लाहौर को। और एक्सीडेंट्स, जी बिल्कुल एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एक्सीडेंट पे भी ये, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर जो केसेस आपने जैसे कि बताया, अस्थमा के पेशेंट्स को भी काफ़ी मुश्किल होता है जब सर्दी, जिस तरह से सर्दी बढ़ती जाती है और उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। हम तो सर्दी इंजॉय करते हैं, खासतौर पर कराची के लोग, क्योंकि कराची में सर्दी ना होने के बराबर पड़ती है। लेकिन आप लाहौर और इस्लामाबाद की अगर बात करें, इवन एक्सीडेंट में, गाड़ियों की एक्सीडेंट, रोड की बात नहीं, अगर प्लेन में भी आप बात करो ना, जैसे आपको फ्लाइट लेनी है तो मुझे तो डर ही लगता रहता है कितनी फोग है और फोग में किस तरह से लैंडिंग होगी, किस तरह से टेक ऑफ होगा। तो वो कहीं ना कहीं सर्दी के साथ थोड़ा रिस्क, सिस्टम डिस्टर्ब होता है, फ्लाइट्स भी डिले होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी पता है क्या चीज़ है, जो एक्सीडेंट का पॉइंट है वो ये है कि ख़ास तौर पर जब धुंध आती है, तो जब सर्दी आती है तो धुंध भी आती है लेकिन ज़्यादा सर्दी आती है लेकिन जब धुंध होती है, इतनी ज़्यादा स्मोक होती है, तो ख़ास तौर पर लाहौर में क्या करते हैं, लाहौर इस्लामाबाद में वहाँ पर होती है स्मोक लाइट्स, जो फॉग लाइट कहते हैं इनको ना, ख़ास तौर पर स्पेशली जो गाड़ी के आगे वो लगाते हैं ताकि वो जो फॉग है उससे बच सके। तो फॉग लाइट में क्या होता है कि आपके बहुत ज़्यादा मतलब 70% चांसेस कम होते हैं कि आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो जो लोग वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ ये कि हेलमेट पहनना एक हमारा कानूनी बना हुआ है, कानूनी तौर पर जो भी बाइक चलाएगा उसे हेलमेट पहनना पड़ेगा, इसी तरह से सीट बेल्ट भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह से लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर यह है कि आपने सर्दियों के मौसम में फॉग लाइट ज़रूर लगानी है गाड़ी में, ज़रूर। तो जो लोग इस चीज़ की पाबंद नहीं लगाते ना, एक्सीडेंट फिर पता है वहाँ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यही बात है कि मैं इस चीज़ में खुश हूँ, दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कराची के ऊपर से ये टैग गया कि कराची सबसे ज़्यादा गंदा और पोल्यूटेड। आई वांट टू शेयर बहुत छोटा सा इंसिडेंट। मैं लास्ट ईयर की बात है, मैं यहाँ से कराची से गवादर जा रही थी बाय रोड, तो एक पॉइंट आया था 0 डिग्री के बाद कि वहाँ पे इतनी फॉग थी कि मुझे सामने से कोई बाइक, अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ भी अगर मेरी गाड़ी के बोनेट के बाद में देख रही हूँ कोई आ रहा है, मुझे वो नजर नहीं आता, इतनी एक्सट्रीम फॉग थी। तो हमने फिर गाड़ी को पार्क कर दिया कॉर्नर पर। हमने 1-2 घंटे के बाद जब फॉग थोड़ी सी कम हुई तो हमने ट्रेवल किया। तो ये मैंने क्यों नहीं लगाई आपने? बट ये अनम, ये क्योंकि मैं लाहौर में नहीं रहती ना, तो मैं वहाँ के रूल्स क्यों फॉलो करूँ? सेफ्टी पर्पस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये कानून यहाँ भी नाफिज होना चाहिए। लेकिन मैंने अब तक इतनी एक्सट्रीम धुंध कराची में नहीं देखी है, तो बहुत कम शादो नादर होती है। लेकिन अल्लाह ना करे यहाँ पे इतनी धुंध हो, क्योंकि धुंध जब आती है तो बहुत सारे नुकसानात लाती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट ये अनम हर साल ही होता है। मैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है वहाँ पर। बर्दाश्त, हम लोग तो कराची के लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। मैं 2019 में गई थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी, एंड इनफैक्ट मैं जब एयरपोर्ट पर ही जब मैंने लैंड किया था तो इतनी सर्दी थी कि आप अपने फेस को भी महसूस नहीं कर सकते कि मतलब इतनी फॉग होती है वहाँ पर, एक्सट्रीमली सर्दी। पोल्यूटेड भी तो है इस टाइम, मतलब इस ईयर जो है। हाँ एग्जैक्टली। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पर तो और ज़्यादा मुश्किलात होने लगी, क्योंकि सिर्फ सर्दी का मसला नहीं है, धुंध का मसला नहीं है, फिर गैस भी चली जाती है, फिर और भी मसले मसाइल होते हैं। पंजाब से अगर अक्सर कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर आता है ड्यूरिंग विंटर्स इन कराची, और हम लोग क्यों, हमारे पास तो सिर्फ 2 महीने की ही सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी की हवा चलती है तो हो जाती है। तो हम लोग जैकेट्स हमने पहने हुए, हमने ग्लव्स पहने हुए, हम बाहर खड़े हुए,
वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो शर्ट में घूम रहे हैं, मतलब उन उनको, लोगों के लिए नॉर्मल है। और वो मजाक उड़ाते हैं हमारा। यूज्ड टू है। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग कहीं ट्रेवल के लिए गए हो, जैसे नानी दादी होती है ना, सबकी छुट्टियों में लोग जाते हैं, तो आपने कपड़े कुछ और रखे और वहाँ पे जाके देखा कि ये मौसम तो फ्लक्चुएट हो गया, मैंने सर्दी के कपड़े तो रखे ही नहीं है। मगर है ना, पूछते हैं फोन करके कि कैसा मौसम है आप पहले फोन किया करें। आप नहीं, ऐसे यहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि पहले की मुझे बात याद है कायनात के, हम लोग जाते थे दूसरे पंजाब साइड पे, कि हमें वहाँ पे सर्दियाँ एंजॉय करने का बहुत शौक होता था बचपन में। मैंने ऐसा किया, आप लोगों में से किसी ने किया? मेरे साथ हुआ था, मैं न्यू ईयर के लिए अपनी मम्मा के साथ और सिस्टर के साथ गई थी आज से 3-4 साल पहले दुबई। दुबई डेजर्ट है, लाइक रेगिस्तान इलाका है, तो हम सर्दियों में दिसंबर में ना न्यू ईयर के लिए गए, तो वहाँ पे इतनी एक्सट्रीम सर्दी थी, और फिर यही हुआ कि हम लोग जब मॉल में गए तो हमें जैकेट्स लेनी पड़ी, और फिर हमें वहाँ से एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ी, क्योंकि कपड़े तो मेरे पास सारे टी शर्ट थे और बस और कुछ नहीं था। अच्छा, हम कराची वालों से ना कराची की सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी सी सर्दी आती है हम बीमार हो जाते हैं, और बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जिसको देखो सर्दियों में सीरियसली हम ये हमारे दिमाग में होता है, हम ये सोच के रखते हैं कि भाई जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा, कॉफ़ी का कप जो है वो हम लेंगे, सूप अच्छा, लेंगे। जो पंजाब के लोग हैं वो हमें कहते हैं, कराची वाले लोगों को कहते हैं कि आप लोग जो है बहुत नाजुक हैं, मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, हम लोग तो ये हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो वो थोड़े से मजबूत होते हैं। आई मीन खाना पीना भी उनका काफी वो एक और चीज है, देखिए वो तो कंपटीशन हमेशा से रहा है कराची लाहौर का, बट कुछ भी हो, बिरयानी कराची वाले से अच्छी कोई बनाता हाँ, है। ये लेकिन इसका एक देसी घी और बर्गर का भी कंपटीशन होता है। I have a question for you। बहुत ही मशहूर फ्रेज है कि लाहौर लाहौर है, ऐसा क्यों है? लोग, मैं बहुत सारी क्योंकि आपने बोला ना कराची और लाहौर ये का, 2-3 हैं स्लैंग्स हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। वो कहते हैं लाहौर लाहौर है, लेकिन कराची लाहौर का शौहर है। ठीक है। एक और है कि जितना लाहौर है उतना तो कराची में गुलिस्तान जौहर है, जैसे आप अनम गौहर है। so innovative। तो ये स्लैंग्स कराची और लाहौर के हमेशा, और कराची की वो करते हैं, मैं क्यों बोलूं कराची की बुराई, बट हैविंग सेड दैट इट्स अ जोक, बट कराची लाहौर और फिर इस्लामाबाद, ये सबका एक अपना अपना कंपटीशन है। लेकिन कराची लाहौर का हमेशा है, मतलब बहुत सारे रियलिटी शोज भी हुए मैचेस में भी देखा जाता है। मैचेस में भी है कि कराची लाहौर का एक लगती है, और शुरू से लगती है। 36 का आंकड़ा। या जिसने लाहौर नहीं देखा वो जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये सॉरी टू से पंजाबी मैंने बोला, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पंजाबी होंगे, समझ गए होंगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये जो आपने बोला है, कोई बंदा फर्स्ट टाइम लाहौर जाता है तो ये लाहौर वाले क्या उनका केक काटते हैं हैप्पी बर्थडे? एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज दिस कि लाहौर को क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर या इतना फेमस क्यों है? वही वाली बात है कि चाहे इस्लामाबाद हो, कराची, लाहौर, हमें तो हमारा मुल्क बहुत प्यारा है। हाँ, लाहौर की कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर आप सर्दियों में चले जाएं और पाए आप और पाए नान, और कराची में आप आ जाएं तो मुल्तान का सोन हलवा, पेशावर का नस्वार, फिलहाल तो अफगानिस्तान का रसवाड़। नहीं, बट ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान हर सिटी की अपनी खूबसूरती है, अपनी कोई एक स्पेशल चीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे फैसलाबाद का इफ आई एम नॉट रॉन्ग कपड़ा बहुत फेमस है। अच्छा होता है, मजबूत होता है। फैसलाबाद आपकी शॉप कहाँ है? हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स गुड आती हैं वो आई थिंक फैसलाबाद सियालकोट से। हाँ, वो सियालकोट से। तो मैं ये हमारा हर जगह की एक स्पेशलिटी है। सियालकोट का फुटबॉल जो बनता है जी। वो वर्ल्ड कप में खेला गया है, डू यू नो दैट? और फैसलाबाद मशहूर है टेक्सटाइल के लिए, जितना कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल। आपको पता है इस्लामाबाद भी मशहूर है किसके लिए? रात को जल्दी सोने के लिए। ये बात तो है, लेकिन हर रंग पाकिस्तान का जो है वो बहुत खूबसूरत है। हमें अपने पाकिस्तान के हर रंग से, हर नस्ल से, हर फूड से, आप देखिए हर रिवायत से हमें मोहब्बत है, हर इंसान से हमें। और दूसरी चीज़ है कपड़े की, आई मीन कपड़े की पहचान। आप लोग पाकिस्तानी जब शलवार सूट पहनते हैं या किसी भी सूबे से, वो पता चल जाता है कि ये कितना खूबसूरत है। आपकी शॉप कहाँ है? और तीसरी मैंने बात सूबे की बात की है। नहीं, और तीसरी बात, आप सब एक एक बात करें। जी जी, तीसरी बात आपकी है। आपने दूसरी बात की, मैं तीसरी बात करूंगी। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तानी खानों को अगर आप देखा जाए तो चाहे कोई भी चीनी चपाटी हो, कोई गोरा हो, उन्हें पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। चौथी बात, जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर सूबे की अपनी एक सकाफत होती है, हर जंग का अपना एक कल्चर, अपनी एक रिवायत होती है, तहजीब होती है। लेकिन जो भी जिस जगह से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको सारे कल्चर, सारे फ्लेवर्स हमारे अपने कराची में मिलेंगे, और हम बहुत प्राउड से कहते हैं कि वी आर प्राउड कराचीटीज। और सबसे बड़ी बात, पांचवी बात मेरी थी। एक मिनट, सबसे बड़ी बात है मेहमान नवाज है हम लोग बहुत और ज्यादा। छठी बात, क्योंकि पांचवी ये ले गई, छठी बात ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या,
ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। On this note, we are going to end our show. Thank you so much. आपका feedback हमें मिलता रहता है. That's all from our side. Thank you. Take care. Goodbye. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज।